हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है गद्यांश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 57 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, तो कक्षा है 6, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है अक्षरों का महत्व। ठीक है। उसके बाद है अवधि, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रख कर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र लेखक गुणाकर मूल्य के विचार को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र अक्षरों का महत्व को जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को इसके माध्यम से लेखक के जीवनी से परिचित कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, सैंपर, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा वाक्य, पद, अक्षर आदि के बारे सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं भाषा की सार्थक इकाई
किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वाक्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? वाक्य। अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, वाक्य से छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उपवाक्य। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, उपवाक्य से छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पदबंध कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, पदबंध से छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, पद से छोटी इकाई क्या होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अक्षर। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक छठा प्रश्न करते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित पाठ अक्षरों का महत्व के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे, तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग लेखक गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित पाठ अक्षरों का महत्व का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे स्वयंपाठ कार्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय और अक्षरों का महत्व। पाठ के लेखक का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म 3 जनवरी 1935 में हुआ था। वे हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले जाने माने लेखक थे। वे महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में जन्मे। मराठी मूल के होने के बावजूद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया। ठीक है, लेखन के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को माध्यम बनाया। लेखक गुणाकर मूल्य जी मराठी भाषी थे, पर उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया और उनकी करीब 35 पुस्तकें छपी। वे राहुल संकृत्यायन के शिष्य थे। लेखक गुणाकर मूल्य को हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार, बिहार का कर्पूरी ठाकुर स्मृति सम्मान मिल चुका है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और स्वयंपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लेखक का जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म 3 जनवरी 1935 में हुआ था। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वे हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले जाने माने लेखक थे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे वे राहुल संकृत्यायन के शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 3 जनवरी 1935 को। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य किसका शिष्य थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं?
उत्तर देते हैं राहुल संकृत्यायन। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अक्षरों का महत्व पाठ का सारांश, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। इस पाठ में लेखक गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है। दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती है। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने किया है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। अक्षरों की खोज 6000 साल पहले हुई। इसके खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज के बाद मानव जाति के विकास में तेजी आई। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर अक्षरों का महत्व पाठ का पहला पारा को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अक्षरों की कहानी ... अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ठीक है, और इस पारा के बारे में छात्र अध्यापक जो बच्चों को समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। यह पाठ लेखक गुणाकर मुले द्वारा लिखी गई है। लेखक इस पाठ के माध्यम से बताते हैं कि सभी पुस्तकें अक्षरों से बनती है। आज दुनिया में विभिन्न पुस्तकें छप रही है जो अक्षरों से बनी है। आज दुनिया में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र अखबार छप रही है जो अक्षरों के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है, आज अक्षरों के कारण ही हम अपना विचार लिखकर आदान प्रदान करते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि अक्षर न होता या अक्षरों को इंसान न जानता तो आज इस दुनिया का हाल कैसे होती। कोई भले ही यह कह दे कि अक्षर अनादिकाल से है, ये ईश्वर की देन है, परंतु अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि हम मनुष्य ने ही की है। लेखक गुणाकर मुले जी कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग सच में यही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है, परंतु आज हम सभी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो अक्षरों का महत्व पाठ का पहला पारा पढ़ा है उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है तादाद, इसका अर्थ होता है संख्या। उसके बाद है मूल, मूल यानी कि जड़। उसके बाद है अनादि, अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ ना हो। ठीक है, उसके बाद है सभ्य, सभ्य का अर्थ होता है शिष्ट। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, इस गद्यांश में किसका महत्व बतलाया गया है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं अक्षरों का। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, पुराने जमाने में लोगों के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की थी। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं ईश्वर ने की है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पारा के लिए भी ऐसे ही भावार्थ लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पाठ लेखक गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है। दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी है। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी
खोज है। अक्षरों की खोज के बाद मानव जाति के विकास में तेजी आई। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, अक्षरों का महत्व पाठ के लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न करते हैं, अक्षर ज्ञान से पहले मनुष्य किस प्रकार संदेश भेजता था। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और लिखो। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।